हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त एक बड़ी खबर है और उसी पर आज हमारा सीधा सवाल भी है। खबर यह कि चीन बातचीत की टेबल पर आ चुका है। सुबह 11:30 बजे से कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है और अब ये जानकारी मिल रही है कि वो बातचीत खत्म हो चुकी है। चुशुल मोल्डो में जो कमांडर लेवल की ये बातचीत चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। अब उसका नतीजा क्या निकला है, अब उसके बाद किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, क्या सहमति बनी है, किन बातों को लेकर वहां पर दोनों आपस में मान गए हैं, इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज राजपूत, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, क्या जानकारी है? देखिए, 11:30 बजे शुरू हुई थी मीटिंग रूबिका, जो जानकारी मिल रही है, और 5 घंटे तक मीटिंग चल रही है। इसका मतलब ये है कि काफी लंबी बैठक हो रही है और बातचीत दोनों तरफ के सैन्य कमांडर्स हैं वो कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से विवाद को सुलझा लिया जाए। और इतनी लंबी मैराथन मीटिंग, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था 2-3 घंटे लंबी मीटिंग होगी, लेकिन 5 घंटे तक चल गई है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकाला जा सकता है इस मीटिंग के जरिए। हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं नीरज एक ब्रीफिंग की? अब वो ब्रीफिंग जिस भी लिहाज से हो, मीडिया ब्रीफिंग की? बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि मीटिंग खत्म होने के बाद भारतीय सेना की तरफ से कोई बयान जारी किया जा सकता है इस मीटिंग को लेकर कि क्या क्या आउटकम रहा, क्या वाकई में कोई पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या ग्राउंड पे अगर दोनों सैन्य कमांडर्स मान भी गए हैं तो क्या बॉर्डर पर हम लोग देखेंगे, जमीनी हकीकत देखेंगे, क्या वाकई में वहां पर डिसएंगेजमेंट दोनों देशों की सेनाएं कर सकती हैं। क्योंकि पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि लगातार टकराव बना हुआ है, फेस ऑफ बना हुआ है, स्टैंड ऑफ बना हुआ है। तो क्या वो खत्म किया जा सकता है? इसी पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि अब भारतीय सेना की तरफ से क्या बयान जारी किया जाएगा। नीरज, इस पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चीन और भारत की जो चुशुल मोल्डो में बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गई है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला है इसका हम इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर में वो जानकारी भी सेना हमारे साथ साझा करने वाली है। लेकिन आज इसी पर तो बातचीत चल रही है कि चीन को काबू में कैसे किया जाए, चीन को चित कैसे किया जा सकता है, वो कौन कौन से मोर्चे हैं जिन पर हिंदुस्तान को बहुत अग्रेसिवली काम करना होगा ताकि चीन जो पड़ोसी है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं उसकी हरकतों को बदला जाए। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले क्या ये इतना आसान होने वाला है? वो इसलिए क्योंकि हर कोई ये जानता है कि जिस चीन से हम इस वक्त डील कर रहे हैं वो एक ताकतवर मुल्क है, वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद उसने जिस तरीके से जगह जगह पर इन्वेस्ट किया हुआ है वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। हमारे यहां की 30 यूनिकॉर्न कंपनीज में से 18 ऐसी है जिसमें चीन का इन्वेस्टमेंट है। अभी अमूल को देखिए लेकर किस तरीके से सवाल खड़े हो गए हैं। पहले वो रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं और उसके बाद अमूल इंडिया के बाकायदा एमडी आर एस सोरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। पूरी रिपोर्ट आप देखिए और बाकी सारे खास मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाऊंगी उसके बाद। ड्रैगन की चालबाजी के बीच सीमा पर बातचीत। 1 महीने के बाद विवाद सुलझाने की बड़ी कोशिश। दोनों जो देश हैं वो आजकल वर्ल्ड पावर में गिने जाते हैं और दोनों बड़े बैलेंस्ड देश हैं। सो उसको देखते हुए ये जो टॉक है एक बिल्कुल सही रास्ता है। बॉर्डर पर बातचीत के बावजूद चीन ने दिखाई अकड़। ग्लोबल टाइम्स ने कहा, सीमा मुद्दे पर हम नहीं झुकेंगे। बॉर्डर विवाद के बीच चीन के बॉयकॉट की मांग तेज। चीन एक गंभीर देश की तरह बर्ताव नहीं कर रहा है, बचकानी हरकतें कर रहा है। चीन का उपचार सबसे पहला तो है बहिष्कार। चीन का उपचार चीनी सामानों का बहिष्कार, एक तो यही इलाज है। चीन को चित्त करने का प्लान क्या है?
देखिए, चूंकि कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है तो मुझे लगता है शुरुआत जो है मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब से करनी चाहिए। पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक काटजू साहब जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आपको स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत भी दिखाई दे रही हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ संगीत रागी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हमारे साथ RS सोनी साहब, जैसा मैंने आपको कहा था, अमूल इंडिया के MD, कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। शुरुआत में मेजर जनरल बख्शी आपके साथ करना चाहती हूं, चीन का इलाज क्या है आपकी नजर में? मेजर जनरल बख्शी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं। विवेक काटजू जी, ये सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूं कि चीन से कैसे निपटा जाएगा, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग मोर्चों पर, या जो अभी कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है? देखिए, चीन भारत के लिए सबसे बड़ी सामरिक चुनौती। हम अक्सर समझते हैं कि पाकिस्तान एक सामरिक चुनौती है, वो तो है। पाकिस्तान से जो हमारे रिश्ते हैं वो एक स्तर पे हैं, लेकिन अगर आप दूर की बात करें तो सबसे ज्यादा सामरिक चुनौती चीनी से है। इस चुनौती को बड़ी संजीदगी से और दृढ़ता के साथ निपटने की जरूरत है। इसमें जो हम अगर स्नैप जजमेंट्स करें, अगर हम सोचें कि ये आसानी से निपट जाएगी चुनौती, वो नहीं। सब्र और दृढ़ता ही एक रास्ता है। सरकार ने अभी तक बड़ी संजीदगी से काम किया है, एक दृढ़ संकल्प दिखाया है कि जो चीन कोशिश कर रहा है कि एक तरह से जो अंग्रेजी में कहते हैं फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड करे, यानी जमीनी हकीकत बदले, वो हमें स्वीकार नहीं। ये हमने चीन से साफ कर दिया है। अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है और फिर और भी जो पत्ते हमारे हाथ में हैं, और वो कई हैं, उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि चीन भी अब ये समझ रहा है, लेकिन चीन के जो विश्व में उद्देश्य हैं, जो और उसकी झलक सीमा पर भी दिख रही है। चीन का जो एक विश्व में व्यवहार है इस वक्त, वो प्रेशर में भी है। वो अमेरिका और चीन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इस सब को देखते हुए आगे का रास्ता हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत सोच समझ के लेना हो। और अभी तक विवेक काटजू साहब, आप ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत सोच समझकर आगे चल रही है और बढ़िया तरीके से चल रही है। अभी तक तो सरकार ने ठीक कदम उठाए हैं। हाँ, ये मामले बहुत सेंसिटिव होते हैं। मुझे लगता है कि एक दिन आएगा जब सरकार को, देश को और जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि असल क्या क्या हो रहा है। लेकिन फिर ये भी एक डिप्लोमेसी की मांग होती है कि उसमें बॉल टू बॉल कमेंट्री नहीं हो पाती। ये प्रोसेस जो है, इसको इंसुलेट भी करना पड़ता है कि फिर कि दोनों साइड के से बातचीत हो और बड़ी उच्च स्तर पे बातचीत हो रही है। कल विदेश मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई और उससे ये लगता है कि कुछ, अगर आप बयान हमारे मंत्रालय का देखें और चीनी राजदूत जो भारत में हैं उनका बयान देखें, तो उससे लगता है कि कुछ मामलों में, कुछ सिद्धांतों में तो एक समझौता है, यानी दोनों साइडों ने कहा है। लेकिन कुछ मामलों में मुझे, जो मैं पढ़ता हूं, जो स्टेटमेंट्स मैंने वो ट्वीट देखी चाइनीज एम्बेसडर की, उसमें मुझे मुख्तलिफ दिशाएं दिखी। तो वो भी हमें समझना। अच्छा, यानी बहुत सोच समझ कर चलना होगा। सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ हैं। सुप्रिया जी, मैं पहले आपका इस मसले पर रिएक्शन लेना चाहती हूं कि सरकार जो इस वक्त कर रही है, विवेक काटजू साहब कह रहे हैं कि अब तक ठीक ठाक चली है। चीन से क्या यही निपटने का तरीका है, और आपको लगता है या फिर इससे बेहतर हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो रूबिका जी ये है कि आज चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी सड़क पे हो या कहीं पे भी रहने वाला हो, चीन हो या हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क से अगर हमारा कोई भी विवाद होता है तो हम एकजुट होकर उसका सामना करेंगे, एकजुट होकर
उनकी आंख में आंख डाल के बात करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस पे टिप्पणी करना, और स्पेशली ऐसे वक्त जब इतनी संवेदनशील वार्ताएं चल रही हैं और अभी अभी कंक्लूड हुई हैं, हमें उसका रिजल्ट नहीं पता है, मैं इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है उसमें पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होती है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में घरेलू राजनीति को घुसाना गलत होगा, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, जो बात काजू साहब ने कही कि एट सम स्टेज the government will have to take the nation and the opposition into confidence, ये प्रैक्टिस हमेशा से चलती आई है। डोकलाम के टाइम पर भी लिया गया था, सुषमा जी जब ऑपोजिशन लीडर थी, जेटली जब ऑपोजिशन लीडर थे, यूपीए की सरकार ने लिया था। तो जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर एक आम सहमति बनाते हैं ऐसे स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर, जरूरी है कि आज एक आम सहमति ऑपोजिशन के साथ आप बनाएं। लेकिन हाँ, इस टाइम पर तीखा टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि आज इतना कनेक्टेड वर्ल्ड है, क्योंकि आज इतना सोशल मीडिया से अलग अलग चित्र और तस्वीरें और सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, जरूरी है कि सरकार देश से डायरेक्ट बात करे, सरकार देश को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि इस पर संशय होना, डाउट होना, तीखा टिप्पणी होना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। और इसीलिए आज पूरे देश के दिमाग में एक सवाल है कि क्या चीन ने घुसपैठ करी है, अगर करी है तो गालवान वैली में कितना कैप्चर कर लिया है, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है जो पाकिस्तान तक रास्ता जाता है उस पर। इन सब चीजों पर लोगों के मन में आज संशय है, भय है, डर है, और जरूरी है कि उसको एड्रेस करना चाहिए। और यही हमारा सवाल भी है कि इसके लिए क्या रणनीति हम अपना रहे हैं। बिल्कुल सही है कि डिप्लोमेसी इज वन रूट, बट देयर आर वेरी मेनी अदर थिंग्स दैट वी विल हैव टू डू विद चाइना। ओके, और इसी तरफ हर कोई इशारा भी कर रहा है। मेरे साथ संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। संगीत रागी साहब, सुप्रिया श्रीनेत यानी विपक्ष की तरफ से एक ही तो मांग है कि आप, संगीत रागी शायद मेरे साथ इस वक्त डिस्कनेक्टेड हैं, वही जानकारी अभी मुझे मिल रही है। लेकिन विवेक काजू साहब, तो विपक्ष को आप कॉन्फिडेंस में किस तरीके से ले सकते हैं? क्या वाकई मतलब इससे पहले इस तरीके की परंपरा रही है, जैसा अभी सुप्रिया श्रीनेत भी बता रही थी? इस वक्त विपक्ष ये कह रहा है हमें पता ही नहीं चीन के मामले पर क्या हो रहा है। राहुल गांधी का ट्वीट आपने देखा ही होगा। देखिए, मैं राजनीति से बहुत दूर हूं, मेरा जीवन राजनय में बीता है, और मैं राजनय, एक पूर्व राजनय की दृष्टि से बात कर रहा हूं। अब मैंने ये देखा है कि जब देश एक होता है, जब देश एक स्वर में बात करता है, तब उसका राजनयिक असर बहुत अच्छा पड़ता है। चीन से अब बातचीत हो रही है, चीन को हमेशा ये मालूम होना चाहिए कि वो हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारी राजनीति में दखलंदाजी नहीं कर सकता है, दरारें नहीं पैदा कर सकता है। राजनयिक वर्ग जितना, जो भारत का राजनीतिक वर्ग है, उसको एकता दिखानी चाहिए, वो सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने कहा, ये परंपरा भी रही है कि एक वक्त आता है और वो वक्त सरकार तय करती है, जबकि वो ऑपोजिशन लीडर्स को, वो और जितने विशेषज्ञ हैं उनको ब्रीफिंग करते हैं, बताते हैं कि देखो ये है। हाँ, मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ चुके हैं। जनरल बख्शी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सुप्रिया, एक सेकंड बस मैं ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद आपका रुख करूंगी। मेजर जनरल बख्शी, चाइना का इलाज क्या है? इसका इसे कैसे चित किया जा सकता है? देखिए, हर साल ये तमाशा होता है कि वो कह रहे हैं हम अपनी परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हम लोग अपनी तक जाते हैं, बीच में झड़पें होती हैं, मुक्केबाजी होती है, मारपीट होती है। ये कब तक चलेगा साहब? और अकॉर्ड पे अकॉर्ड हो गए हैं, 1993 का अकॉर्ड, 96 का अकॉर्ड। चीन ने 50 साल लिए, पूरे तिब्बत में उसने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, क्लास 70 रोड ब्लैक टॉप बना दी है, बिल्कुल बॉर्डर तक। और जब हम अपनी सड़कें बना रहे हैं अपने एरिया में, लद्दाख के लोगों को, जो दौलत बेग ओल्डी के लोग हैं, बाकी बेचारे, ताकि वो सामान उनको मुहैया हो सके, वो आ जा सके, वो स्कूल अस्पताल जा सके, तो चीन जो है उसमें अड़चने डाल रहा है, टान अड़ा रहा है। अब ये तो साफ चित भी मेरी फट भी मेरी नहीं हो सकता। इस बार तो उसने सारी हदें पार कर दी है। कोई एक जगह इंट्रूजन नहीं करी है, 4 जगह इंट्रूजन की।
और जो 4 जगह जो इंट्रूजन की है उसमें जो सबसे खतरनाक है वो है आपकी जो श्योक और गलवान नदी के जो संगम पे उसने इंट्रूजन करी है। एक ब्रिगेड लेके आके वो 3 किलोमीटर हमारे इलाके में अंदर आके बैठ गया है और वो हाइट पकड़ ली है जो सड़क जो सड़क हमने बनाई है जिसको डोमिनेट करती है। ये तो साहब कारगिल हो गया और कौन सी सरकार उसको एक्सेप्ट कर सकती है? चुपचाप एक्सेप्ट कर ले कि साहब हम सड़क बनाए, हमने भी सड़क बनाई क्यों? अगर सिर्फ चीन को वहां बिठाना था तो साहब उनको तो ये रेड लाइन है, उनको पीछे जाना होगा। कुछ भी हो उनको पीछे जाना होगा क्योंकि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं कि वो हर साल ये तमाशे करे और अब आके हमारी सड़कें काटनी शुरू कर दें। अपनी तो उनकी जान पे बनाती है कि साहब है ये जो कर रहे हैं ये आपका चीन रोड को खतरा है, गिलगिट बाल्टिस्तान से जो हमारी सड़क जा रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको खतरा है। अब समय आ गया है कि साफ मुकर जाने का और कह देने का कि 10 फार एंड नो फर्दर, क्योंकि साहब इससे ज्यादा हम जो है अब हद के आगे नहीं जाते। बिल्कुल मेजर बख्शी, क्या इस वक्त हिंदुस्तान ने इस तरीके का कोई मैसेज दिया भी है? क्योंकि अगर बातचीत की टेबल पर चीन आया है, उसने अपने टेंट उन इलाकों में कम किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसे इस बात का एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान जो है बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। नहीं तो क्यों नहीं होगा? जितनी फौज वो लाया उतनी फौज हम ले आए हैं, शायद थोड़ी ज्यादा। अगर वो टैंक लाया हम भी टैंक लाया, अगर वो तोपे लाया हम भी तोपे लाए हैं, तभी तो वो बातचीत पे राजी हुआ। ऐसे थोड़ी ना चीन बातचीत करता है। तो बिल्कुल यही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। चीन की भाषा में जवाब देना ही तरीका है, सबसे इम्पोर्टेंट तरीका यही है। और शायद इसीलिए पहले सरकार सोच रही है इस बात को लेकर कि चीन से पहले निपट लिया जाए और उसके बाद आप सरकार पर यकीन ज्यादा करेंगे या चीन के ग्लोबल टाइम्स पर? नहीं, क्वाइट ऑब्वियसली मैंने तो सरकार के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि चाहे मैं हूँ चाहे तमाम, मेरा सवाल सुप्रिया श्रीनेत से था। हाँ सुप्रिया, गो अहेड। नहीं, मेरे बड़े हैं, बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारा पूरा विश्वास है भारत सरकार पे और इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी एक और एक ही मांग होनी चाहिए रुबिका जी। देखिए, चीन जितनी घटिया हरकत इस समय की वैश्विक महामारी के दौरान करी है, जिसकी उत्पन्नता चीन से हुई थी, उसके बाद आकर आप बॉर्डर पे डिस्प्यूट कर रहे हैं और ये ऐसा वैसा डिस्प्यूट नहीं है। जनरल बख्शी ने ठीक कहा कि इससे हमारा जो दुर्बक डियो रोड है जो कि नॉर्थर्न सेक्टर पाकिस्तान तक जाता है वो ब्लॉक हो जाएगा, हमारा आवागमन रुक जाएगा। चीन इतनी घटिया हरकतें कर रहा है तो इस समय उनको सबक सिखाना जरूरी है और सबसे पहला सबक, और ये मेरा कहना नहीं है, ये तो रिटायर्ड जनरल कितने सारे, जनरल पनाग ने कहा है, जनरल वीपी मलिक ने कहा है जो हेड ऑफ आर्मी थे कारगिल के टाइम पर, जनरल हुडा ने कहा है, जनरल पनाग ने कहा, अब जनरल मेनन ने कहा है, जनरल बख्शी कह रहे हैं कि इस समय सिर्फ और सिर्फ एक मांग होनी चाहिए कि यथावत स्थिति 1 अप्रैल 2020 पर जो स्थिति थी वही स्थिति दोबारा होनी चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने ट्रांसग्रेस किया है पैंगसोंग लेक पर या गैल्वन वैली पर या हॉट स्प्रिंग्स पे या नाकुला पे, हमें वहां पर स्टेटस को चाहिए। ये हमारी 130 करोड़ भारतीयों की इज्जत पर हमला है। हम लोग बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। तो सेना की तरफ से जो सेना की तरफ से जो किया जाना चाहिए था, मुझे लग रहा है वो हो रहा है और बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, बहुत बढ़िया लेवल पर किया जा रहा है और यही वजह है कि वो अब बातचीत के लिए टेबल पर आ गए। लेकिन क्या और तरीका है और उस तरीके में क्या हम सक्षम हैं? जैसे मैं वो अमूल की बात करना चाहती हूँ। ट्विटर ने अमूल के उस टॉपिकल को स्पैम कहकर या कोई बहाना लगाकर अमूल कोऑप को उसके अकाउंट को बंद किया ही। वो तो उसके बाद जब बहुत हो हंगामा होने लगा तो ट्विटर ने कोई बहाना लगा दिया और कह दिया कि नहीं वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, अब रीस्टोर कर दिया गया। चीन इस तरीके के टैक्टिक्स तो करता रहेगा, खेल तो खेलता रहेगा, लेकिन क्या हिंदुस्तान इतना सक्षम है? मैं सीमा की बात नहीं कर रही हूं, सीमा पर हमारे जवान निपट लेंगे, मैं बाकी जगह कैसे निपटारा होगा चीन का? अर्थव्यवस्था है, कूटनीति दूसरी है। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्विटर पे हुआ वो इसलिए बेहद दुखद है क्योंकि ट्विटर, गूगल ऐसी चीजें तो चीन में अलाउड ही नहीं है।
तो चाइना के प्रति संवेदना क्यों व्यक्त करी जा रही थी, वो तो बात ही छोड़िए उसकी। वो जो हुआ और रिस्टोरेशन हुआ वो सही रेस्टोरेशन हुआ, हटना ही नहीं चाहिए था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारी एक नीति संयंगत जो होता है, जिसको कहते हैं प्लान्ड वे में अप्रोच होना चाहिए चाइना से। और आज शायद ये वक्त नहीं है कहने का, लेकिन आज जरूरत है आंख दिखा के चीन से लाल आंख दिखा के बात करने की। मेरा मतलब है कि आज चीन को दिखाना जरूरी है कि 130 करोड़ लोगों से आप बात कर रहे हैं, आप एक आदमी से या एक सरकार से बात नहीं कर रहे हैं। आपने हमारे गिरेबां पे हाथ डाला है। आज चीन को बताना जरूरी है कि हमारा एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है जिसके आप बहुत बड़े बेनिफिशियरी हैं। आज चीन को, मुझे लगता है किसी भी पड़ोसी से मित्रता होनी चाहिए। आप जरूर झूला झूलिए, आप जरूर महाबलीपुरम जाइए, ये सब आज इस समय बात करने का समय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ चीन को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप हमारी इज्जत पर और हमारी भूमि पर अधिग्रहण करेंगे तो हम चुप रहकर नहीं देखेंगे। और उनको यह समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विश्व की सबसे बड़ी दूसरी ताकत बन के आज उभर रहे हैं तो हम भी कोई लल्लू पंजू भी तो नहीं रह गए, ये भी तो बताना और चीन को समझना जरूरी रहेगा। तो चीन की आंख में आज लाल आंख बात करना जरूरी है, क्योंकि चीन को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। लेकिन वो तो हो ही रहा है। क्या हम चीन की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख रहे हैं? विवेक काटजू साहब, देखिए, आप अगर इजाजत दें तो मैं 1-2 मिनट जरा इतिहास में जाना चाहता हूं, क्योंकि वो आज से संबंधित है। 1988 में राजीव गांधी ने जब प्रधानमंत्री थे, हमारी चीन की प्रति नीति बदली। उसके पहले ये नीति थी कि हमारे रिश्ते चीन से सामान्य नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि हमारे जो सीमा विवाद है उसका हल नहीं हो सकता। 1988 में राजीव गांधी चीन गए और वहां पर उसके बाद ये नीति हुई कि सीमा विवाद जो है हम निपटाते रहेंगे, लेकिन चीन के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो आगे बढ़ेंगे, पूर्ण रूप से आगे बढ़ेंगे। और वो अब 32 साल हो गए, हर सरकार ने उस नीति को माना और उसी नीति पे वो आगे चले हैं, जिसका आज हम एक तरह से देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि चीन के साथ व्यापार कितना बड़ा है, चीन की भारत में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। लेकिन इस दौरान हमें उम्मीद ये थी कि चीन भी संजीदगी दिखाएगा और सीमा विवाद जो है उसको सुलझाने की कोशिश करे। चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है। मेरा मानना यह है कि अब वक्त आ गया है जब हम चीन से कहें कि हमारे रिश्ते बढ़े हैं, हमारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, डिफरिंग इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन कुछ हित हैं जो सामान्य है ग्लोबल स्थिति में। लेकिन जब तक सीमा विवाद को सुलझाने में वो संजीदगी नहीं दिखाएगा, वो गंभीर नहीं होगा, और इसी से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है वो उसका भी संबंध है, जब तक वो ऐसी हरकतें करेगा जैसे आजकल कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहेगा कि जब चाहे तो जमीनी हकीकत बदले, ऐसे काम नहीं चले। इसके लिए हमें हर मोर्चे पर फिर से सोचना पड़े। अब क्या ये जरूरी है कि हर छोटी मोटी चीज जो कि नहीं, भारत में विवेक काटजू साहब, हर मोर्चे पर मान लीजिए मैं थोड़ा इस तरफ इसलिए लेकर आना चाहती हूँ हमारी बातचीत को और हमारे डिस्कशन को, क्योंकि आमतौर पर ये हमसे जुड़ा हुआ है। मतलब सैनिक जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सरकार अपने लेवल पर जो कर रही है वो कर रही है। जैसे रिमूव चाइनीज ऐप, प्ले स्टोर ने उसे हटा दिया। जैसे अमूल का ये विज्ञापन, वो तो टॉपिकल, ये तो कब से चल रहा है। मतलब इमरजेंसी में भी अमूल टॉपिकल्स हम देखते थे, बड़े बड़े पूरे इवेंट्स के वक्त हमने और इनफैक्ट हमारे साथ अमूल के एमडी आर.एस. सोधी साहब जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। सोधी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। नहीं, आर.एस. सोरी साहब, मुझे लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। इसे ठीक करते हैं और उसके बाद मैं दोबारा लौटूंगी। संगीत रागी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनफैक्ट अब हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। संगीत रागी, यहाँ सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि सरकार जो भी कदम उठाएगी हम सरकार के साथ हैं,
लेकिन एटलीस्ट हमें कॉन्फिडेंस में तो ले लें। अब तक जो सरकार ने किया है वो बढ़िया चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरीके से ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वीडियोस देख रहे हैं, उसके बारे में किसी तरह की कोई क्लैरिटी तो चाहिए, और अगर देश नहीं तो एटलीस्ट विपक्ष। बिल्कुल सही है, ये ऐसा मुद्दा है जो राजनीति का मुद्दा नहीं है और विपक्ष को बिल्कुल सरकार को भरोसे में लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो वक्त अभी आया नहीं है। जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो जब एक पानी सिर से ऊपर चला जाता है और जब राष्ट्र को एक दूसरे स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है, तभी विपक्ष से बात करके और उनको भरोसे में लिया जाता है। मुझे लगता है कि ये मामला अभी सरकार के स्तर पर सुलझ जाने जैसी दिख रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मैं विवेक काटजू जी की बात शुरू में सुन रहा था, बाद में मामला खत्म हो गया। चीन का इस दुनिया के 18 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है अपनी तरफ से, यहां तक कि कंबोडिया, वियतनाम, जापान सबके साथ है। अपनी तरफ से चीन कहता है कि हमने सारे लोगों से, सारे देशों के साथ विवाद सुलझा लिया है। भारत और एक भूटान को छोड़कर के सारे विवाद सुलझ चुके हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए, चीन ने हर देश के छोटे देशों के साथ, इसीलिए तो चीन से निपटारा जरूरी है, ये जानते हुए कि बहुत नोटोरियस रहा है खासकर जब विस्तारवाद नीति आती है तो वो उसी नीति पर चलता है और वो इंच बाय इंच एस्केलेशन में यकीन रखता है, तो ये ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। हमारे साथ आर एस सोढ़ी साहब जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मुझे लगता है कि अब आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे होंगे। हाँ जी रुबेका जी, अच्छी तरह आवाज सुनाई दे रही है। सबसे पहले तो सोढ़ी साहब, बहुत ही शानदार वो टॉपिकल था। अमूल गर्ल जिस तरीके से वो ड्रैगन को भगा रही थी, वो हर एक हिंदुस्तानी उससे रिलेट कर रहा था। और इनफैक्ट ये पहला टॉपिकल नहीं है, जितने भी टॉपिकल्स आते हैं वो बेहद लोगों को पसंद आते हैं, बड़े एप्ट होते हैं। ट्विटर को क्यों नहीं पसंद आया? मेरी ओर से भी देखिए, हमको ये मालूम नहीं है कि उनको पसंद आया कि नहीं आया। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता हैं, सोढ़ी साहब माफी चाह रही हूँ, बस वो कह रही है मेरी तरफ से भी उनको बधाई दे दीजिएगा, तो आप उनकी बधाई भी स्वीकार करें। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि जो अमूल बटर गर्ल है, पिछले 55 साल से नेशन का मूड डिपेक्ट करती है। देखिए, ना तो किसी से डरती है, ना किसी का फेवर करती है, और ना ही किसी को छोड़ती है। अभी ये जो आपने जिस टॉपिकल की बात करे, एक्स द ड्रैगन, ये एक्चुअली नेशन का मूड था, वो हमने टॉपिकल में बताया। ये अमूल का स्टैंड नहीं है, हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। अमूल बटर गर्ल नेशन का मूड बता रही, उसने बताया सब। अभी ये 4th की रात कुछ हमारा ये जो अकाउंट ब्लॉक हुआ था, जब हमारे को पता चला तो हम दोबारा उसको प्रोटोकॉल किया, रीएक्टिवेट किया, तो मॉर्निंग में 5 तारीख को रीएक्टिवेट हो गया। और उसी दौरान काफी लोगों ने सोशल मीडिया पे इस बारे में बोला, तो हमने 5th की मॉर्निंग ही ट्विटर को ही मैसेज भेज दिया था कि हमको बताइएगा किसी को कंप्लेंट है, क्या कारण है कि जो हमारा अकाउंट बंद किया गया। तो उसके वक्त तो कुछ नहीं हुआ। अभी 3:30 बजे के करीब हमारे पास जो ट्विटर इंडिया के एमडी हैं श्री मनीष महेश्वरी जी, उन्होंने हमसे कनेक्ट किया, तो उन्होंने हमको ये बोला कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें हमारा जो अकाउंट था डीएक्टिवेट हो गया था, और फिर जो उसको एक्टिवेट जो हमने दोबारा प्रोसेस स्टार्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने हमारा अकाउंट एक्टिवेट किया है, और उनको हमारे कंटेंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कंटेंट को ऑब्जेक्शन नहीं है पहले नहीं, पर तो सोढ़ी साहब, ये लग रहा है कि मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ। हाँ, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ट्विटर का स्टेटमेंट एक मेरे पास भी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये स्पैम फिल्टर में पकड़ा गया था, गड़बड़ी वहां हो गई, और अकाउंट ओनर से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो रीकैप्चा प्रोसेस होता है उसको पूरा करे, एंटी स्पैम चैलेंज जिसे कहते हैं, वो कहीं पूरा नहीं हुआ और इसीलिए डिफिकल्टी हो गई। वंस द अकाउंट क्लियर्स दिस सिक्योरिटी स्टेप, एज वाज द केस विद अमूल कोऑप, द अकाउंट रीगेन्ड फुल एक्सेस।
आप लोगों की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो गई थी, ये ट्विटर की तरफ से सफाई आती है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। मतलब वो कहते हैं स्पैम फिल्टर में, मैं ये पूछता हूँ कि स्पैम फिल्टर में गया क्यों, अनटिल कुछ किसी ने कुछ किया हो। और ये तो पहली बार हुआ है, मतलब इतने सालों से मेंटेन एक ही आदमी मेंटेन करता है, तो स्पैम फिल्टर नहीं। ये तो बात सही है कि जब वो एडमिट कर रहे हैं कि टेक्निकल एरर उनके लेवल पे हुई, दैट दे हैव एडमिटेड, इसमें कोई बात नहीं है। अभी ये किसने की, क्यों की, कब की, इसका तो हमको जवाब मालूम नहीं है। पर एक्चुअली उन्होंने कर लिया है कि उनकी तरफ से टेक्निकल एरर हुई है और उनको कंटेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, ये टेक्निकल एरर थी या आपको कुछ और लग रहा है? क्योंकि आज से पहले तक तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे और अमूल गर्ल तो कभी किसी का पक्ष नहीं लेती है, वो तो बड़ी बेबाक है, बड़ी बेखौफ है। ये ट्विटर को उस टॉपिकल से कैसा खौफ आ गया? या टॉपिकल से ज्यादा उसे ड्रैगन का खौफ था? आपको कुछ फिशी लग रहा है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें एज ए कंपनी रिप्रेजेंटेटिव हम इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी पॉलिटिकल है कि हमको उसके डर लग रहा है कि ये देखिए भारत का मूड है। तो आप मीडिया पे देख लीजिए, न्यूज पेपर पे देख लीजिए, जो मूड है नेशन का, वही अमूल बटन गर्ल बोलती है, वही हमारे टॉपिकल पे आता है। ये अमूल का स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, ये हमारी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी डेकोना के जो क्रिएटिव लोग हैं, वो सोचते हैं, देखते हैं और क्रिएट करके सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। हम तभी देखते हैं, आप लोग देखते हैं या मीडिया देखता है, हमारे लिए से वो स्पेशल अप्रूवल नहीं लेते। तो ये मत सोचे कि इसलिए कोई अमूल ने कोई ब्रीफ दिया या अमूल ने कोई नहीं। ये तो जब इतना बात था, इतना ट्रेंड हुआ, तब हमको भी लगा कि अच्छा, ये टॉपिक वाकई में अच्छा है जो पूरा नेशन ही सुनेंगे, तभी इतना मीडिया पे आ रहा है। नहीं सोदी साहब, लेकिन अमूल भी तो स्वदेशी कंपनी है और अगर स्वदेशी कंपनियां आपस में ताकतवर होना चाहे तो इसमें किसी तरह की दिक्कत किसी और को क्यों होनी चाहिए? ट्विटर को क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या किसी और मुल्क को भी क्यों होनी चाहिए? नहीं, दिक्कत बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये आपको वही बताएंगे कि उनको दिक्कत थी कि नहीं, जो हमको बोला गया कि उनको कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही है। और ये पूरा टेक्निकल कारण हुआ है। अब मुझे उसकी डिटेल समझ में नहीं आती, क्या फिल्टर, क्या वो, पर इतना है कि हुआ था और किसी की गलती है। हाँ, अमूल की गलती नहीं, इतना मैं कह सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको तो बधाइयां मिली है सोदी साहब, जैसे ही आप यहाँ पर आए, बहुत लोगों ने उस टॉपिकल को जब देखा तो वो आप जो कह रहे हैं ना कि देश का मूड है, वो वाकई देश का मूड है। आपको लगता है कि चीन को आप फिर ये कहेंगे कि ये तो बड़ा राजनीतिक मामला है, लेकिन मैं बहुत पर्सनल कैपेसिटी में आपको जवाब देने के लिए कह रही हूं, एक एमडी के नाते नहीं, लेकिन एक नागरिक के नाते आप क्या सोचते हैं, अगर चीन को वाकई सबक सिखाना है या उसे चित करना है तो कौन कौन से वो तरीके होंगे? स्वदेशी आपको लगता है सबसे मजबूत तरीका है? क्योंकि वो भी तब जब हम 5 लाख करोड़ का तो इंपोर्ट करते हैं चीन से केवल। देखिए रुपेगा जी, स्वदेशी जो होना, एक भारतीय होने के कारण, एक 72 साल पुरानी भारत के किसानों, 36 लाख किसानों की संस्था होने के नाते, भारत की सबसे बड़ी फूड और एफएमसीजी कंपनी के नाते, भारत की ऐसी कंपनी जिसने पूरे भारतीयों के ये बताया कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर आप एक डिसाइड करें। दूध में भी हम डेफिसिट थे, हम यूरोपियन कंट्री से अदर डेवलपमेंट इंपोर्ट करते थे, और भारत के किसानों ने डिसाइड किया कि अब वो आत्मनिर्भर बन गए और दूध में हम अभी आत्मनिर्भर ही विश्व की नंबर 1 कंट्री बन गए। तो मैं चाहूंगा कि ये जो लाखों करोड़ों का एनर्जी, मिनरल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इवन एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते क्यों करें? भारत में सब कुछ है, हमारे पास 135 करोड़ लोग हैं, स्किल है, सब कुछ है, सब रिसोर्सेज है। तो अगर सब लोग एक साथ सोचे तो भारत सब कुछ कर सकता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने बोला वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब क्या है कि आपको लोकल लोगों को अपने प्रोडक्ट इतने अच्छे बनाना है क्वालिटी में, और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज करनी है और उस प्रोडक्ट को एफोर्डेबल बनाना है कि भारत के ब्रांड नंबर 1 ब्रांड, हमको बाहर से इलेक्ट्रॉनिक से इंपोर्ट ही ना कर जाए।
हम क्यों मोबाइल बाहर से लाए, क्यों टीवी बाहर से लाए, क्यों हम लैपटॉप बाहर से लाए? भारत में सब कुछ बन सकता है, तो क्यों ना कीजिए। आई थिंक मैं बिल्कुल साथ हूँ, स्वदेश मूवमेंट के मैं बिल्कुल साथ। नहीं, पर सोदी साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें देश में बन सकती है, लेकिन वो चैलेंजेस क्या क्या है? आप पुरानी कंपनी है, हो सकता है आपको वो सारे चैलेंजेस ना आए हों, लेकिन आज की तारीख में अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे, आज की तारीख में अगर इस हिसाब से सोचना चाहे, तो वो कौन से बहुत भयंकर चैलेंजेस है जिनसे देश को निपटना होगा, वरना चीन से नहीं निपट पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो चैलेंज ये नहीं कि हमने नहीं अमूल को या इंडियन डेयरी इंडस्ट्री को नहीं आए, मिड 70s में आए थे। इंडिया में दूध का उत्पादन सिर्फ 21 मिलियन मीट्रिक टन, आज 190, 9 गुना बढ़ गया। उस वक्त हम यूएसए से 1/3 और यूरोप से 1/8 थे। आज हम यूएसए से डेवलप और यूएसए 20%। सिंपल क्या था कि भारत के किसानों ने या नागरिकों ने, पॉलिसी मेकर्स ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि लॉन्ग टर्म तक हमको ये भारत को आत्मनिर्भर बनना है। तो अभी भी यही है कि आपको जो भी पॉलिसीज लेनी है वो लॉन्ग टर्म सोच के करना है। ये आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल अगर आप सोचे कि आत्मनिर्भर बन जाएंगे किसी कैटेगरी में, वो पॉसिबल नहीं है। आपको 30 और 40 साल का फ्रेम लेके चलना पड़ेगा, चाहे एंटरप्रेन्योर, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, कुछ भी हो, हम एक बार डिसाइड करेंगे इस पॉलिसी पे चलना है, भारत में इस इंडस्ट्री को करना, तो उसी तरीके से उस पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। नहीं, और भारत में सोडी साहब ऐसा नहीं है कि चावल तक तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, और भारत ने जब सोच लिया तो वो कर दिखाया। जैसा आप कह रहे हैं कि पहले आप अमेरिका और यूरोप से पीछे थे, लेकिन आज की तारीख में आप उनके सामने एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में हैं और उनको पछाड़ चुके हैं। तो वो तभी हुआ ना जब सोच लिया था। अब एक बार सोच लिया है कि एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत को बनना होगा, तो फिर आज से शुरुआत सही। बहुत बहुत शुक्रिया सोदी साहब। एंड किसी भी कीमत पर अगर हो सके तो हमारा सलाम जरूर पहुंचा दीजिएगा आपकी अमूल बटर गर्ल को, हमें बड़ी पसंद है, बड़ी लजीज भी है, उसके द्वारा दी गई ये तमाम बटरी चीजें। बहुत कम वक्त बचा है, मैं फटाफट से एक एक करके आप लोगों के पास आऊंगी और कम शब्दों में अगर आप अपनी बात पूरी करें। शुरुआत में काजू साहब आपसे करना चाहती हूँ। हमें दृढ़ रहना पड़ेगा, विकल्प हमारे सामने बहुत हैं, लेकिन हमें ये मांग इस पे अडिग रहना पड़ेगा कि चीन को स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना है। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति फिर से बहाल होनी ही पड़ेगी। जनरल बख्शी, देखिए, कोरोना काल में केवल 2 ही देश हैं जो इतने आक्रामक तेवर अपना रहे हैं। एक है चीन, दूसरा है उसका पिछले लघु पाकिस्तान। आई थिंक अब समय आ गया है कि हम चीन को कह दें अनाफे जनाब, स्टेटस को एंटी पे आपको जाना पड़ेगा साहब। ये हमारी बिल्कुल रेड लाइन है, और खासकर ये जो गालवान के इलाके में जो आप हमारी रोड को थ्रेट दे रहे हैं, वो तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने सड़कें बना ली हैं, और जब हम अपने सड़क बना रहे हैं तो आप इस तरह की आपत्ति नहीं जता सकते। हर साल जो ये तमाशे होते हैं LAC की अलाइनमेंट को लेकर, वो अब विवाद खत्म होना चाहिए। 23 राउंड ऑफ डिस्कशन हो गए हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, नक्शे तक एक्सचेंज करने को तैयार नहीं है। ये अब उनको सीरियसली विवाद को लेना होगा। जैसे काजू साहब बता रहे थे कि वो शेल्व किया गया था बॉर्डर इशू, अब 30 साल से ज्यादा शेल्व नहीं हो सकता था। सुप्रिया श्रीनेत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी रूबिका जी कि ये हमारी स्वतंत्रता पर, हमारी अखंडता पर एक हमला है, और हम अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उनके साथ सही नीति अपनाना जरूरी है। हमें जरूर उनसे अच्छे संबंध बनाने चाहिए, लेकिन अच्छे संबंधों के बीच में हमें चीन को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो इस समय लाल आंख दिखा के उनको बताना पड़ेगा कि आप हमारी अखंडता पर प्रहार नहीं कर सकते, आप 130 करोड़ हिंदुस्तानों के गिरह पर हाथ नहीं डाल सकते हैं। यथावत स्थिति 1 अप्रैल 2020 की चीन को करनी ही पड़ेगी, और ये पूरा का पूरा दारोमदार सरकार पर है, जिसके साथ विपक्ष पूरी तरह से खड़ा हुआ है।
वंडरफुल। रागी साहब। देखिए रूपिका जी, दुनिया ताकत की भाषा समझती है, विदेश नीति में भी ताकत की भाषा आती है। जब तक आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी के तौर पर आप मजबूत नहीं होंगे, आपकी सामरिक क्षमता नहीं बढ़ेगी। हम एक विकल्प, भारत को चुनौती एक सिर्फ ये जमीन के टुकड़ों तक नहीं है। आप एक वर्ल्ड पावर के रूप में यदि उभरना चाहते हैं तो आपको चाइना चारों ओर से घेर रहा है। आपको वो सारे काट के तौर पे जो स्वदेशी का मंत्र दिया गया है, इस स्वदेशी के मंत्र को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की जरूरत है। चाइना ये पहले नहीं किया है, हमने देखा है। आज हम जरूर बात कर रहे हैं कि राजनीति, एक सेकंड, 10 सेकंड मुझे दीजिए। अच्छा 10 सेकंड रागी साहब, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ओके ओके 10 सेकंड, बिल्कुल 10 सेकंड। देखिए, राजनीति लोग कह रहे हैं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने राजनीति ही की, चाइना के मुद्दे पर भी उन्होंने बोला। आज वो भारत सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। 2013 में नदियों पर जो डैम बंद रहे थे मेकॉन्ग रिवर पे, तो मनमोहन सिंह सरकार ने सिर्फ इतना ही कहा कि चाइना ने जो कहा है हमने उसे मान लिया है। आज की सरकार एक दूसरे दिशा में काम कर रही है, चाइना से आंख मिलाकर के बात कर रही है। लेकिन अभी दोबारा वही हुआ, एंडिंग राजनीति पर ही हो रही है। मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए इस वक्त हम सबको एक ही चीज सोचनी चाहिए, ब्लिंकर्स ऑन करके, और वो ये है कि चीन को किस तरीके से चित किया जाए, अपने अपने लेवल पर, जैसे भी बहिष्कार करके या फिर मेक इन इंडिया वाले कॉन्सेप्ट में किसी तरह योगदान करके, या स्वदेशी अपनाओ में योगदान करके अपने लेवल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।